लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। सबसे पहले सर्विस कंसेशन में क्या होगा? एक पब्लिक सर्विस अरेंजमेंट होगा बिटवीन ऑपरेटर एंड ग्रांटर। अब ग्रांटर कौन होगा? इसमें पब्लिक सेक्टर एंटिटी होगी यहाँ पे, कि पब्लिक सेक्टर एंटिटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉडी और प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट एंटिटी भी दोनों हो सकती है कोई भी। जैसे एग्जांपल के केस में वापस हमने क्या किया था, एनएचआई भी हो सकती है जो एक प्राइवेट बॉडी है एक पर्टिकुलर, और उसकी एक एसपीवी भी हो सकती है जो आगे ग्रांट करेगी ऑपरेटर को। और ऑपरेटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मैनेजमेंट के लिए। बट ही इज नॉट मेयरली एक्टिंग एज एन एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ ग्रांटर। खाली वो एजेंट नहीं होना चाहिए कि ग्रांटर जो कह रहा है खाली वही करे। ऑपरेटर का भी राइट होना चाहिए उसके अंदर। और जो इनिशियल प्राइस होगा वो कौन सेट करेगा? वहां पे ग्रांटर सेट करेगा ओवर द सर्विस अरेंजमेंट। एंड ऑपरेटर इज obliged टू हैंड ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर टू ग्रांटर एंड द एंड ऑफ द सर्विस अरेंजमेंट। और उसके बाद भी उसकी कुछ लाइफ बची होनी चाहिए। और जब भी वो लास्ट में ट्रांसफर करेगा एट द एंड ऑफ अरेंजमेंट फॉर लिटल और नो इंक्रीमेंटल कंसिडरेशन, थोड़ी सी या कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना करे उसके लिए, या फेयर वैल्यू हो या लिटल कंसिडरेशन हो उस केस में। नेक्स्ट, स्कोप क्या होता है इसमें? कि पब्लिक कब एप्लीकेबल होगा मेन, कि ग्रांटर कंट्रोल करेगा क्या? डब्ल्यू व्हाट सर्विसेज नीड टू बी प्रोवाइडेड, to whom it must provide, and at what price. And grantor controls through ownership, beneficial interest, and otherwise any significant residual interest at the end of arrangement. And वही जो मैंने कहा था कि इसके जो कॉमन फीचर्स है उसके अंदर क्या ग्रांटर कंट्रोल करेगा आफ्टर द एंड ऑफ सर्विस अरेंजमेंट, तो उसके ऊपर भी वहां पे सिग्निफिकेंट रेजिडुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे एक पीपी की ऑपरेटर की अकाउंटिंग नहीं होती, क्योंकि ऑपरेटर पीपी शो ही नहीं कर सकता। और यहाँ पे ग्रांटर की अकाउंटिंग स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ ऑपरेटर की अकाउंटिंग है मेन। नेक्स्ट, क्योंकि रेवेन्यू जो भी होगा मेन जो 50 सर्विस कंसेशन पीरियड में होगा वो आइदर वही करेगा, ऑपरेटर कलेक्ट कर सकता है वहां पे, या अगर वो फाइनेंशियल एसेट होगा तो फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग थ्रू इफेक्ट 12 लगेगी एंड 109 में लास्ट होएगी। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे? ऑपरेटर ड्यूरिंग ऑपरेट ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेटर्स राइट ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहली बात कि वो पीपी नहीं होगी, और क्योंकि एक्सेस है खाली ऑपरेटर के पास, कोई ये नहीं है वो ग्रांटर के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो एक्चुअल वो किसकी है? ग्रांटर की है, नॉट ऑफ ऑपरेटर। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन मेजरमेंट ऑफ अरेंजमेंट कंसिडरेशन जो भी इन्वॉल्व होगी, मेजरमेंट होगी, रेवेन्यू होगा, जो भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी एज पर 115 मेजर होगी। मींस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के अंदर क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन और अपग्रेड सर्विसेज है तो उसके अंदर एलोकेशन होगी, जो ड्यूरिंग द ईयर हम रेवेन्यू बुक करेंगे वहां पे, तो वो ऑब्लिगेशंस के अंडर होगी बुक। एंड नेक्स्ट, ऑपरेशन सर्विसेज जो भी आफ्टरवर्ड्स होगी, जो एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो गया, जो आगे 15 20 30 साल के लिए जो भी ऑपरेटर के पास राइट होगा वो एज पर 116 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। 11 मीन्स जो स्टेप ऑल 5 स्टेप विल बी अप्लाइड। नाउ, जो कंसिडरेशन ग्रांटर देता है ऑपरेटर को वो क्या हो सकता है? हमने देखा था कि आइदर फॉर कंस्ट्रक्शन और अपग्रेड हो सकते हैं, कि या तो एक बार फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन करो या अपग्रेडेशन के लिए हो सकता है। दोनों केस में 115 लगेगा, या इफेक्ट 12 होता है जो आईएफआरएस के केस में। नेक्स्ट, आइदर क्या मॉडल लग सकता है? आइदर फाइनेंशियल एसेट मॉडल 38, और एक हाइब्रिड मॉडल भी होता है यहाँ पे। हाइब्रिड मॉडल दोनों की कॉम्बिनेशन होगा वहां पे। फाइनेंशियल एसेट में क्या होगा कि टू द एक्सटेंट ऑपरेटर इज हैविंग अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। अदर फाइनेंशियल एसेट मींस शेयर या कुछ और अदर फाइनेंशियल एसेट टर्म्स मिल रही है, डेरिवेटिव डिबेंचर्स कुछ भी उसे मिल रहा है, तो वो भी अनकंडीशनल राइट है उसका कैश का, एट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रांटर। फ्रॉम और एट डायरेक्शन की, या तो ग्रांटर दे रहा है मींस एक जो पब्लिक एंटिटी है, या किसी उस ग्रांटर की डायरेक्शन पे कोई और पर्सन दे रहा है उसे, तो कुछ भी हो सकता है वहां पे। एंड ग्रांटर नो डिस्क्रिप्शन ओवर द टू अवॉइड द पेमेंट, ये ग्रांटर ये नहीं कर सकता कि अब पेमेंट ही छोड़ दे वहां पे। और क्या व्हेन, अब कितनी अमाउंट रिकॉग्नाइज करेगा फाइनेंशियल एसेट के लिए? एक तो अनकंडीशनल राइट होना चाहिए टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल। अब वो कितनी करेगा? जो ग्रांटर करेगा गारंटी पे करने के लिए आइदर स्पेसिफाइड अमाउंट जो स्पेसिफाइड होगी गिवन क्वेश्चन के अंदर, कि मैं इतनी 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, या जो भी वो स्पेसिफाई करेगा। अदरवाइज शॉर्टफॉल हम देखेंगे कितना एक्चुअल केस में हो सकता है, कि जो भी ये कहेगा कि रेवेन्यू आप एक्चुअल टोल चार्जेस कलेक्ट कर लो, और उसके ऊपर अगर मिनिमम हम कमिटमेंट दे रहे हैं कि आपको 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर टोल कलेक्शन 40 करोड़ को हुआ तो 10 करोड़ की हमारी कमिटमेंट होगी, तो वो फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज होगा। नेक्स्ट, और कंटिजेंसी भी हो सकती है वहां पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी की, इवन इफ इट इज कंटिजेंट ऑन ऑफ द बेसिस ऑफ ऑपरेटर, एंड मस्ट भी स्पेसिफाई होना चाहिए वहां पे। और फाइनेंशियल एसेट की हमें आगे की पता है कि आगे की अकाउंटिंग कैसे होती है। फाइनेंशियल एसेट एक बार हमने रिकॉग्नाइज तो कर दिया, आगे क्या होगी? आइदर एफवीटीपीएल, एफवीओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल, कि अब उसका बिजनेस मॉडल क्या है। नॉर्मली केसेस में क्या होगा कि वो कैरी ऑन करेगा वो राइट। डिबेंचर्स अगर वो किसका हो सकता है? कैश का होगा। कैश का होगा तो लास्ट में मेरे को कन्वर्जन का मिल जाएगा वहां पे, तो मैं अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर रिकॉग्नाइज कर दूंगा उसको, फाइनेंशियल एसेट को अपने। और कैश, अगर कैश ही मिल रहा होगा मेरे को कैश, तो मैं डायरेक्टली बैंक के अंदर रिकॉग्नाइज कर दूंगा।
अगर डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो वो डिपेंड करेगा फिर आगे उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है आगे। वो फाइनेंशियल एसेट जो हम आगे 109 के अंदर करेंगे वहां पे डिपेंड होगा वो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। अब और इंटेंजिबल एसेट का केस होगा टू द एक्सटेंट राइट और लाइसेंस टू चार्ज द यूजर ऑफ पब्लिक सर्विसेज, कि हमारा जितना सर्विस से हम चार्ज कर सकते हैं, जो कस्टमर से हम कितना एक्सटेंट तक चार्ज कर सकते हैं। और क्या, एक तो राइट हो गया, या लाइसेंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं चार्ज यूजर्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज के लिए। और ये अनकंडीशनल राइट नहीं है, बिकॉज अमाउंट आर कंटिजेंट पब्लिक सर्विसेज। ये कंटिजेंसी नहीं है, क्योंकि ये अदरवाइज अगर ये अनकंडीशनल राइट बोल दिया तो फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा वहां पे। तो इसलिए हमने स्पेसिफिकली बता दिया कि दो अमाउंट्स आर कंटिजेंट बट इट इज नॉट एन अनकंडीशनल राइट। और लास्टली इसमें बोरोइंग कॉस्ट हम रिकॉग्नाइज करेंगे ऑलवेज एज एन एक्सपेंस, एक्सेप्ट कि जब ऑपरेटर के पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव इंटेंजिबल एसेट। अगर इंटेंजिबल एसेट का केस है जो हमने अभी किया यहाँ, अगर ये केस होगा तो इस केस में हम कंस्ट्रक्शन फेज के सिनेरियो में कैपिटलाइज कर सकते हैं इंटरेस्ट की कॉस्ट जो भी होगी, जो भी बैंक से लोन लिया होगा, जो भी उस केस में होगा। तो जो भी और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगी, ईआईआर के बेस पे, नॉट ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट। जो भी एक्चुअल इंटरेस्ट पे करना है वो नहीं होता, ईआईआर के बेस पे बोरोइंग कॉस्ट होती है। सो एनी डाउट टिल ये हमने रिवीजन कर ली लास्ट सेशन की। नो डाउट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केस स्टडी। केस स्टडी नंबर 13 है वैसे। एमटीपी में इसका करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। सो लेट्स रीड। यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमने रीड करें कि स्टार्टिंग से इकोनॉमी ऑफ पुणे, हमें वहाँ पे वापिस अगर पूरी ये स्टार्टिंग में तो इन्होंने एक स्टोरी बता रखी है वहाँ पे कि एक्चुअली क्या हुई है, कि मेजर एवरी आईटी कंपनी उसके अंदर आना चाहती है इन पुणे, लाइक टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा एंड ऑल, इवन फॉरेन एमएनसीज ऑल्सो। सो सिग्निफिकेंट पोर्शन इंडस्ट्री वहाँ पे ड्रोन होगी। और वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है ट्रेवल करने में, वो सारी कहानी ऊपर बताई इन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, दे हैव बीन मैनी रिप्रेजेंटेशन इन इंडर रेलवे टू स्टार्ट ट्रेन, वो उसके लिए भी हो सकता है। अब मेन वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अगर हम ये देखें कि पर्टिकुलर ये सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट में फॉल करेगा या नहीं करेगा, अब वो उसकी वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, फ्रॉम हेयर। चलो तीनों में से अब कोई भी मेरे को सबसे पहले इसमें इफ्लिक्ट जो हमने देखा था कि सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट है या नहीं, वो सेटिस्फाई करवाओ। एक बार रीड कर लो चाहे इतना पैरा, क्योंकि आगे फिर अकाउंटिंग के लिए वो उसने डाटा दे रखा है। जो मेन इवेल्युएशन का डाटा है कि सर्विस कंसेशन अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो यहाँ से होगा। तो इस पैरा को एक बार रीड कर लो। रीड कर लो तो बता देना। स्नेहा। स्नेहा। हाँ हम्म। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट का केस है या नहीं है? यार, अब ऐसे कंडीशन वाइज तो नहीं ध्यान आ रहा, मतलब अभी तो किया रिवाइज। उसमें किया है बट वो एग्जैक्ट वो वाली ध्यान वो नहीं है कि मतलब ठीक है वो ट्रांसफर होएगा और वो हाँ, बट इसमें कंसिडरेशन वगैरह तो नहीं दे रखा। कंसिडरेशन क्या नहीं दे रखा? हम्म। जाइए एक बार तेरी शीट पे।
ये भी। मैं ये वाला पॉइंट देखना चाह रही थी, कंसिडरेशन गिवन बाय गारंटर टू ऑपरेटर। कंसिडरेशन गिवन बाय ग्रांट, अरे अब वो तो अकाउंटिंग आ गई, स्कोप में है या नहीं, इफ्रिक लगेगा या नहीं लगेगा ये इंडेस के इसका जो स्पेसिफिक है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स डी। अगर जैसे वो एक, WWW वाला कि क्या बनेगा, ये सब तो वही बताएंगे ना कि नेशनल हाईवे कैसे बनेगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। हम्म, धीरज, हाँ। कैसे? जितना मैंने देखा है तो यार, लगेगा तो सही हो, कैसे लगेगा? मेन तो भैया लगेगा या नहीं लगेगा। लगेगा, वो तो चलो हमने ये देख लिया कि सर्विस कंसेशन है। पेपर में तो ये थोड़ा ना कि कैसे लगेगा आगे वो सब, वो तो इवैल्यूएशन भी तो देनी पड़ेगी अगर वो पूछता है तो। डायरेक्टली हम ये नहीं लिख सकते ना कि दिस अरेंजमेंट इज सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, तो उसे एटलीस्ट कुछ एक दो कुछ पॉइंट्स में जस्टिफाई तो करना पड़ेगा हमें। अवशी। मैं बताऊं? यस। तो अगर हम इसके स्कोप की कंडीशंस में जाएं तो जैसे पहली कंडीशन आती है कि ग्रांटर जो है वो कंट्रोल कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है। तो इसमें जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि नेशनल हाईवे ने वो करी है, रिक्वेस्ट डाली है कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर की, कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आए और वो अपना प्रपोजल दे कि मतलब वो तैयार है करने के लिए। तो ऐसे हम्म। में चार मीनार एक्सप्रेस जो है ये गई है वहां पे BOT के उसके लिए। हम्म। और मतलब इसमें पहले तो उन्होंने ये बता रखा है कि वो या तो मतलब प्राइवेट से करती है, ऐसे करती है मतलब। लेकिन हाँ। इतनी बातों से ये पता चल गया कि जो ये NHAI है इसने वो ले रखा है कि हम ये रोड बनवाएंगे क्योंकि लोगों को दिक्कत आ रही है, तो इसकी वजह से वो हाँ। जो ग्रांटर है उसके पास जो है वो हो गई, वो कंट्रोल हो गई कि वो रोड तो उसी की रहेगी। और मतलब कि बाकी जब वो बाद में तो ट्रांसफर करेगा ही, क्योंकि BOT का केस है। तो बिल्ड करेगा, ऑपरेटर बिल्ड करेगा, फिर उसको ऑपरेट भी करेगा थोड़े टाइम तक, और फिर बाद में ट्रांसफर कर देगा, SCA के पीरियड के बाद ट्रांसफर कर देगा। हम्म। तो इसलिए ये SCA के उसमें फॉल कर गई, क्योंकि उसने शायद शायद 20 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे ध्यान नहीं है इसमें 21। कि। हाँ, 21 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं बताता हूँ, तो ये थोड़ा नहीं है, मतलब मैं बताता हूँ करेक्शन कैसे। सबसे पहले इसके हम एक कॉमन फीचर्स, वो स्कोप डिसाइड नहीं है, बस एक कॉमन फीचर्स क्या होंगे कि सर्विस कंसेशन है या नहीं है। वो क्या है कि एक तो शुरू गवर्नमेंट बॉडी ग्रांटर हो सकते हैं या प्राइवेट। अब इसमें क्या है, हम्म, NHI और पब्लिक LNT लिमिटेड जो प्राइवेट एंटिटी है एक, तो दोनों ग्रांटर डिसाइड हम्म, होगा कि ये है। अब क्या है, वो ग्रांट्स देती है BOT करने का। हमने वहां पे लास्ट सेशन में देखा था, BOT का अगर केस होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, तो नॉर्मली वो कंटेन करता है SCA। बट SCA। नेक्स्ट क्या कंडीशन थी हमारी, कि प्राइस जो है वो सेट करेगा इन कंसिडरेशन विद ग्रांटर, जो ऑपरेटर सेट करेगा, जो ड्यूरिंग द ऑपरेशन पीरियड है। जैसे हम आगे भी जाएं, तो उसने यहाँ पे लिख रखा है ना, ये रहा, फॉलोइंग टोल चार्जेस वर लेवाइड बाय ऑपरेटर इन कंसल्टेशन विद द ग्रांटर। सारा राइट ऑपरेटर ऑपरेटर के पास नहीं है, वो इन कंसल्टेशन विद ग्रांटर करेगा वहां पे। सबसे पहले डिस्कशन होएगी, वो खुद सेट नहीं कर सकता वहां पे। नेक्स्ट, जो एंड एट द एंड ऑफ सर्विस अरेंजमेंट है, ऑपरेटर ट्रांसफर कर देगा ग्रांटर को। ये रहा कि ऑपरेटर शेल हैंड ओवर द एक्सप्रेस हाईवे टू ग्रांटर एट द एंड ऑफ 21 ईयर एट नॉमिनल कॉस्ट। ये भी हमने देखा था, एट नॉमिनल कॉस्ट और लेस वैल्यू पे वहां पे करेगा, नॉट ऑफ एक्सेस। तो लेस नॉमिनल कॉस्ट उसने 5 लाख पे ट्रांसफर कर दिया। एंड ऑपरेटर शेल मैनेज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑल ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स इन विदाउट द एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम ग्रांटर। ये एक कंडीशन नहीं है उसके लिए। एंड operator have sole responsibility of constructing expressway as per technical specification given by grantor। ग्रांटर बता रहे हैं वहां पे अगर हम www पे भी जाएं जल्दी से, तो यहाँ क्या था, व्हाट सर्विसेज मस्ट प्रोवाइड,
टोल चार्जेस टू whom it must provide public services at what price डिसाइड कर रहा है, ग्रांटर कंट्रोल कर रहा है उसको डिसाइड करके। और नेक्स्ट क्या है, ग्रांटर कंट्रोल कर रहा है सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट भी, तो फुलफिल होगी, स्कोप में है वहां पे। अब दोनों कंडीशंस है वहां पे कि ओनरशिप ग्रांटर के पास आ जाएगी एट द एंड ऑफ अरेंजमेंट, और ग्रांटर कंट्रोल भी करे डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कि क्या सर्विस देनी है, टोल चार्जेस किसको देनी है, पब्लिक को, एंड एट व्हाट प्राइस, जो भी डिसाइड होगा दोनों के बीच में। तो इसलिए अब यहाँ इस कंडीशन से बनकर ये सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट बनेगा। अब हम फर्दर उसके आएंगे अकाउंटिंग पे। जैसे अकाउंटिंग के लिए अब क्या क्या दे रखा है उन्होंने रखा। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अब लगाना शुरू करते हैं। चलो सबने रीड तो कर ही रखा है सिनेरियो की, इस पे सबसे पहले ये 11 टनल्स हैं, इसके अंदर जो कवर कर रही है 19 किलोमीटर का डिस्टेंस एंड 8 ब्रिजेस हैं जो कवर कर रहे हैं अराउंड 17 किलोमीटर का। एंड एक्सेप्ट दिस एक्सप्रेस हाईवे नॉर्मल प्लेन रोड थ्रू आउट, अदर देन दिस सारा नॉर्मल है। 11 टनल्स बन रही है 19 किलोमीटर की, और एस्टिमेटेड कॉस्ट पर किलोमीटर उन्होंने करोड़ के अंदर दे दी कि इनको बनाने में कितना एक्सपेंडिचर आएगा। तो हमारे से एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी, और इन्होंने क्या दिया, कॉस्ट पर किलोमीटर अब इंक्लूड्स मटेरियल लेबर ओवरहेड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी इन 20 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। उन्होंने सारी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड कर ली, जो पर किलोमीटर इन्होंने किया ना, पर किलोमीटर उनको करोड़ के अंदर कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो उन्होंने एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल दी। लेकिन हमें एक्चुअल जब हम लेंगे वहां तो एक्चुअल कॉस्ट लेंगे फाइनल में, तो आफ्टर देन तो अब इसमें क्या होगा, अब हम आगे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी इंकर हुई है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एग्री टू फाइनेंस 50% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन एनी लोन ऑब्टेन्ड ऑफ द सेड प्रोजेक्ट, कि वहां पे जो एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, जैसे हम अगर इंटेंजिबल, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा फाइनेंशियल एसेट, वो हम आगे देखेंगे। द एशियन वहाँ 50% करेगा और एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट ऑफ 3% प्रोवाइड कर रहा है। 50% का क्या है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है एट 3% इंटरेस्ट। इसको क्या सबसे पहले क्या करते हैं, सारे डाटा को साथ साथ लिखते चलो। यहाँ पे अब सबसे पहले क्या था कि एडीबी बैंक, पहले तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल लेते हैं, एक्सपेक्टेड कॉस्ट का डाटा निकाल लेते हैं। क्या था कि प्लेन रोड का कितना है, प्लेन टनल एंड ब्रिज, प्लेन टनल ब्रिज पर किलोमीटर 2.9 पर 3.78, 4.58। अब पर किलोमीटर देख लेते हैं, डिस्टेंस कितना है इनका। प्लेन का तो बैलेंस आएगा। 11 टनल्स हैं 19 किलोमीटर की, टोटल किलोमीटर कितना है, किलोमीटर हो गई 19 है, तो है इसने लिख रखा है ना 11 टनल्स दैट कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर ये आ गया। ब्रिज का अराउंड 17 किलोमीटर। प्लेन का कितना है, 17। इसमें से 409 में से माइनस कर दो, ये इसमें से 409 में से टोटल किलोमीटर उसने ऊपर देखो, ये द प्रपोज वाले 500 पैराग्राफ में 409 में 409 या 550, 409 409 क्यों? नहीं नहीं 409, क्योंकि 409 एग्जिस्टिंग था ना 50 550, अब तो नया तो 409 है, वो तो कंपेयर करके बता रहे हैं। न्यू रेट करेक्ट। के लिए लगेगा ना हमारी कॉस्ट, तो न्यू रेट के लिए 409 टोटल है। कितना हो गया, 390 और 10 380, 373। 373 किलोमीटर्स। नाउ नेक्स्ट, कॉस्ट पर किलोमीटर इंक्लूडेड दिस है, और 20 मंथ्स का एक्सपेक्टेड पीरियड है। नेक्स्ट आ गया, अब बोरोइंग कॉस्ट के लिए कह रहे हैं यहाँ पे कि लोन ऑब्टेन किया है, लोन या फाइनेंसिंग लिखते थे, फाइनेंसिंग किस कहाँ से हो रही है।
फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है? एडीबी बैंक से। कितनी हो रही है? 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। हाँ 50% है ऑफ एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। अब इसमें यहाँ पे हम इसी कॉलम में सारा इंटरेस्ट रेट लिख लेंगे, 3%। नेक्स्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ग्रांट 8% ऑफ द 8%। एक्चुअल प्रोजेक्टेड कॉस्ट नाउ। 8%। अब गवर्नमेंट भी दे रही है, यहाँ पे फाइनेंसिंग कर रही है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। कितने परसेंट है? 8%, बट 8%। एक्चुअल। फिर ये आपने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। एक्सक्लूड, वो भी क्या लिख रखा है? एक्सक्लूडिंग, ये भी ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट टू हेल्प द पीपल ऑफ दिस, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नाउ 12% ऑफ प्रोजेक्टेड कॉस्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट थर्ड दे रही है, गवर्नमेंट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 12%। तो नेट 20% हमें मिल गया गवर्नमेंट से पूरा एक्चुअल, ये एक्सक्लूडिंग भी वापिस एक्चुअल है, इंटरेस्ट, हाँ। सिंस प्रोवेस्ट विल सोलापुर के लिए भी है। मोरओवर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड टू ग्रांट 10% ऑफ, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमें एक्स्ट्रा मिल गया आगे। फोर्थ फाइनेंसिंग थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट 10%, ये भी एक्चुअल। एक्चुअल। नेक्स्ट, 30% of the project cost is coming through government grants that will be credited to escrow account. 30% जो प्रोजेक्टेड है escrow account में डाल देगी within 7 days from the loan, from the day the loan from ADB is disbursed. जब लोन एडीबी से हो जाएगा तो वो escrow अकाउंट में चली जाएगी, जो गवर्नमेंट के थ्रू भी है। ये उस रेलेवेंस उसके लिए नहीं है। एग्री टू डिसबर्स द लोन ऑन द डे ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स, बट ये अगर प्रैक्टिकल जब अकाउंटिंग होगी, किस दिन लोन हमें स्टार्ट करना है, रिकॉग्निशन वहां आएगी, क्योंकि किस दिन हमें लोन मिला है, प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, तो वहां कंप्यूटेशन में आएगी। इस क्वेश्चन सिनेरियो में नहीं आएंगी इसकी। एडीबी एग्री टू डिसबर्स लोन ऑन द डे ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स। अब एडीबी कब कह रहा है कि जब तुम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे मैं तब डिसबर्स करूंगा। उनके एस्ट्रो अकाउंट में कब जाएगी? आफ्टर, जब वो एडीबी देगा स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन से विद इन 7 days वर्किंग डेज। And for the remaining 20% of the projected cost, the company shall take a commercial loan from nationalized bank, for which bank guarantee will be provided by NHA. NHA provide करिए bank guarantee. तो 20% 20% के लिए कमर्शियल लोन nationalized, नेशनल बैंक से। फिफ्थ फाइनेंसिंग, सारा 100% की फाइनेंसिंग होगी इसको। 20% किसका लिया इसने? प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट लिखा हुआ है। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट कौन सी? फॉर द रिमेनिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब जो बच जाएगी ना सारी हटा के, बच जाएगी मिला के। चलो अभी अभी थोड़ी अमाउंट्स निकालेंगे, वहां पूछेंगे फिर आगे। ध्यान से बाकी दोनों भी सुनते रहना, अभी क्वेश्चन आंसर आएंगे। अभी अभी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पूरा। कमर्शियल बैंक एग्री टू डिसबर्स लोन ऑन द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, एडीबी एग्री टू डिस्चार्ज फ्रॉम चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द डे द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, इनएग्यूरेटेड एंड नॉट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज। ये ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन फेज में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, नो इंटरेस्ट ऑन एडीबी बैंक। ये इसके साथ लिख लेते हैं यहाँ पे हम, नो इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज। ऑल्सो ए मोरेटोरियम पीरियड भी होता है, इंटरेस्ट पे पीरियड, एनुअल एग्रीमेंट्स, ठीक है, नोट पेड। However, the nationalized bank shall continue to charge interest from the date of disbursement at the 10% rate. ये चार्ज करेगी 10% रेट पे। अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमें पता नहीं है किसका लेना, प्रोजेक्टेड कॉस्ट है 10%, बट ये करेगी इंटरेस्ट चार्ज करेगी फ्रॉम डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। अब 4 महीना टाइमली कंप्लीशन के लिए बोला है, एंड व्हाट इज नॉट एन एक्सेप्शन।
नाउ फॉलोइंग आर द की टर्म्स, कि हमने देख लिया फर्स्ट किसके लिए मैनेज है, डे टू डे ऑपरेशन एग्जीक्यूशन टिल कंप्लीशन ऑफ एक्सप्रेस एंड हैंडओवर, उस टिल द इफेक्टिव हैंडओवर। इंटरेस्ट रेट का कुछ नहीं करेंगे, एडीबी का 1.47%। चलो ये ठीक है, ध्यान रख लिया 1.47%। EIR भी है, EIR 1.47%। नेक्स्ट, operator shall have absolute right to collect toll from the vehicles using the expressway for 21 years from the date of first commercial use from express highway। toll charges होंगे। Operator shall repay the loan of ADB bank within 20 years along with the interest cost from the toll collected। टोल जितना कलेक्ट होगा उसे इंटरेस्ट कोस्ट के साथ 20 इयर्स के अंदर देना है। और एनुअल इक्वेटेड रिपेमेंट्स इंस्टॉलमेंट ऑफ 20 ईयर एट द 3% वुड बी 45.44 करोड़। और एडीबी बैंक वाली है इंस्टॉलमेंट एनुअल इक्वेटेड, क्या है एनुअल इक्वेटेड पे रिपेमेंट्स, ये कितनी है 45.44 45.44 crores। Now, operator shall also repay the commercial loan within 10 years along with the interest cost collected by it, and annually equated कितना है इसका 40.68 करोड़। 40.68। ये सेशन एंड अदर सेशन 2 से कर लेना एक बार ज्वाइन। नेक्स्ट, 10 ईयर का लोन है 10%, ये 48, ठीक है। The construction started from 1st April 20 and completed within 24 months। Prime Minister was invited to inauguration and open, ठीक है। Two wheeler and three wheelers are not allowed। Two wheeler, three wheeler allowed नहीं है, और ये व्हीकल टाइप के एंट्री एग्जिट रूट्स हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसकी। Actual cost incurred by the expressway was exactly 99.02% of estimated cost। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 99.02% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए, ठीक है। हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वैल्यू अपनी मल्टीप्लाई करके एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो हम ले लेंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है। और क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक्स सैंक्शन अ कमर्शियल लोन ऑफ 225.006 एंड ऑफ द टर्म लोन दिए एंड इन टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट्स, उसके लिए उसने प्रोवाइड किए 250.006। इसकी अमाउंट कितनी ले 250.006 राइट। तो उसकी उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ना, वहां पे उसने 20% ऑफ प्रोजेक्टेड कॉस्ट बोला था, अब ये नहीं बताया एक्चुअली एस्टिमेटेड का। हाँ तो उसने तभी उसने, क्योंकि पहले वहां पे शायद यहाँ पे गड़बड़ी थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कमर्शियल अमाउंट नहीं स्पेसिफाई की थी, तो इसलिए उन्होंने अमाउंट हाँ, स्पेसिफाई ये कर दी। मिस्टेक थी। अब हमारे पास इसकी भी इंटरेस्ट वो आ गया। अब क्या पूछ रहा है, कंप्यूट एट विद द इंटेंजिबल एसेट, इन्होंने चलो डायरेक्टली बता दिया इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज होगा in the books of operator as on the date of completion of construction activity, that is date of inauguration पे intangible asset recognize करना पड़ेगा हमें। चलो, सबको क्वेश्चन समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बता दो पहले, क्वेश्चन में कुछ डाउट हो। ये अब हमने ये कैसे देखा कि इसमें तो चलो बता दिया इंटेंजिबल एसेट है, ऊपर वापस वो बता दो कि फाइनेंशियल एसेट कब होता, अगर क्या गिवन होता जो हम फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल एसेट तब करते हैं अगर ग्रांटर कह देता कि मैं तुम्हें मिनिमम अमाउंट दूंगा, मिनिमम कैश दूंगा इधर, या मिनिमम कोई शॉर्टफॉल का दूंगा, अगर टोल चार्जेस का डिफरेंस मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, या तुम्हें कोई अनदर फाइनेंशियल एसेट प्रोवाइड कर दूंगा, शेयर डिबेंचर कुछ भी हो सकता है वहां पे। जैसे उसने मतलब बोला, मिनिमम गारंटी होती, हाँ मैंने एक तरीके से मिनिमम गारंटी प्रोवाइड कर दी। तो फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज इंटेंजिबल एसेट। यस।
ठीक है। और कुछ डाउट किसी को अभी भी कुछ पूछना हो या कुछ डाटा अभी भी हो? ये चलो, एडीबी का नो इंटरेस्ट ड्यूरिंग 2 इयर्स है ना? 2 इयर्स है ना कौन से का? एडीबी का ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पे? कंस्ट्रक्शन फेज 2 इयर्स का है। ये भी लिख लेते हैं, साइड में आके लिखना हो डाटा तो। कंस्ट्रक्शन फेज ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। 24 कंस्ट्रक्शन मंथ्स का है ना? कंस्ट्रक्शन फेज 24 months। हम्म और कुछ क्लैरिफिकेशन अभी भी किसी को कुछ या कुछ डाउट हो डाटा के अंदर अभी? ओके, नो डाउट्स। चलो, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैसे निकाले? इंटेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट के बेसिस पे होगी ना? हम्म तो कैसे निकाले एक्सपेक्टेड कॉस्ट? कोई डिस्टेंस इनटू पर किलोमीटर मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी एस्टिमेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट बस अब एक नेक्स्ट बाकी भी तैयार है ना क्वेश्चन के लिए। दिस इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑल इक्वल्स टू 1250.03 इन करोड़ है। और हमारी एक्सपेक्ट 20% एस्टिमेटेड करियो इसका एक बारी। वेट, यस, कितना? 20%। 3%। ठीक है, तो इन्होंने पूरा नेशनलाइज ये बैंक का 20% का हो ले गया। लिया। हाँ। मैं इसका अगर ये ना भी देते ना क्वेश्चन में, तुम इतना अगर ना देते नीचे भी, तो इतना हिंट लग सकता था क्या? तो गया ये ADB वाले, हाँ। रिमेनिंग 20 ये बोला ही है, 99% जब मैच करेगा तो 20% एक्चुअल या प्रोजेक्टेड ऑलमोस्ट उसका ही ले सकते हैं हम। क्यों? सारी फाइनेंसिंग एक तरीके से क्या हो रहा है, सारी फाइनेंसिंग हो रही है। हम्म 50% तो तो एस्टिमेटेड का है, तो 30%। बाकी बाकी कैश कहाँ से आया? एक्चुअल का यही 20-30% तो एक्चुअल का भी यही, 80% तो हो ही गया, टोटल 100% ही है। कहाँ ये कितना है? 50% ऑफ एक्चुअल, ठीक है, एंड फिफ्टी हम्म परसेंट ऑफ एस्टिमेटेड। रिमेनिंग कैश भी तो आएगा अभी। हम्म। हम्म खुद वो लगा भी लेंगे। वो ऑपरेटर बियर करेगा। हम्म हम्म बट ये वही हो है, फिर ये तो हमने देख लिया, अदरवाइज आप अजम्पशन डालते हो तो कि 20%, नहीं 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 रिमेनिंग नहीं फिफ्टी नहीं 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 परसेंट नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको। इसके अंदर था, इन्होंने नेशनलाइज बैंक का 20%। ये रहा, 30% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज कमिंग थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। 30% क्या है? 12, 8, 10। ये कितना है, किसका है? एक्चुअल। एक्चुअल का है ये 30 का, ठीक है, हाँ ठीक है, फिर रिमेनिंग भी 20% इन्होंने एक्चुअल के एक्चुअल हिसाब से कॉस्ट ले का, लिया। और रिमेनिंग 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। हम्म तो प्रोजेक्ट को हम एक्चुअली मानेंगे फिर यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है। हम्म चलो, एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे पास आ गई, ये रही एस्टिमेटेड कॉस्ट। और हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आ गई ये। अब हमें निकालना है क्या, फाइनेंसिंग कितनी हुई है एडीबी बैंक से। एडीबी बैंक से हमारी हुई है फाइनेंसिंग एस्टिमेटेड की 50%, 625 करोड़ की। और बाकी एक सेकेंड। अब हमें करना है 30% ऑफ एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय सम से ले लेगा, अगर हम ट्राई करें तो सम ऑफ 371 ही बन रहा है ना? 30%, 37.334% एक्चुअल कॉस्ट का। और इसकी फाइनेंसिंग तो हमें गिवन ही है 250। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और रिमेनिंग वो कैश उसका है। और इंटेंजिबल एसेट अब कितने में रिकॉग्नाइज होगी? हम्म हेलो?
हाँ, इंटेंजिबल एसेट अब वेट तो अवशी, हमारी हाँ, धीरज या स्नेहा में से कोई एक जना बताओ। धीरज। ओके, हम क्राइटेरिया देखते हैं ना इंटेंजिबल एसेट में कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स वगैरह समथिंग समथिंग कुछ, अच्छा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अच्छा, मतलब आइडिया से बोल रही हूँ, मेरे को ध्यान नहीं है वैसे। हम्म, ठीक है। चलो एक बार ये सेशन एंड होने वाला है, दूसरा सेशन ज्वाइन कर लो एक बार।